क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे आज हम। स्पोर्ट एंड मूवमेंट। स्पोर्ट एंड मूवमेंट हमने स्टार्ट करना था, यानी कि हरकत और सहारा। हरकत और सहारा पढ़ना है। तो स्पोर्ट एंड मूवमेंट जो हायर एनिमल्स हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं, उन सबको जो है वो स्पोर्ट की ज़रूरत होती है अपने बॉडी को, अपने मास को इकट्ठा रखने के लिए। और ये ख़ास तौर पर ये उन ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़रूरी है जो कि लैंड में रहते हैं, ज़मीन में रहने वाले जानदार हैं, उनके लिए जो है वो स्पोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मूवमेंट का क्या मतलब है? मूवमेंट से मुराद है हरकत करना। तो ये भी जो है वो ज़्यादा एनिमल्स की एक करैक्टरिस्टिक है, उनके करैक्टरिस्टिक्स में शामिल है कि वो मूवमेंट भी कर सकते हैं। मूवमेंट का क्या मतलब है? ये एक जनरल टर्म है जो यूज़ होती है, जिसके अंदर हम दोनों तरह की मूवमेंट्स को पढ़ते हैं, यानी कि सिर्फ बॉडी पार्ट को मूव करना, अपनी जगह चेंज ना करना, और सिर्फ जिस्म के हिस्सों को हरकत देना, या फिर पोजीशन ही चेंज कर लेना फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर, कि एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। तो ये दोनों किस्म की जो हरकत है उनके लिए जनरल टर्म मूवमेंट ही यूज़ होता है। और मूवमेंट जो है ये एनिमल्स की खसूसियत है कि सिर्फ वही कर सकते हैं। अब मूवमेंट दो तरह की आती हैं, जैसे कि अभी हमने जिक्र किया यहाँ पे कि एक आता है कि सिर्फ बॉडी पार्ट्स को हरकत देना, और दूसरी है कि पूरी की पूरी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी जगह को चेंज करे। तो इसके लिए ये तो मूवमेंट है हाल ही, लेकिन इसको हम एक और वर्ड का नाम देते हैं जिसको बोलते हैं लोकोमोशन। और इसका मतलब ये हुआ कि जनरल टर्म मूवमेंट प्लांट्स भी करते हैं, बाकी ऑर्गेनिजम्स भी करते हैं, क्योंकि प्लांट्स भी अपनी जगह पे रह के जो है वो हरकत करते हैं। लेकिन अपनी स्पेस को छोड़ना वो सिर्फ़ और सिर्फ एनिमल्स ही कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों कर सकते हैं वो, यही हमने इस चैप्टर में पढ़ना था। बिकॉज ऑफ द स्केलेटन की वजह से। तो अभी हम ह्यूमन का स्केलेटन देखेंगे। हम हायर एनिमल्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, एनिमल्स के प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके स्केलेटन के बारे में। सबसे पहले स्केलेटन की डेफिनेशन क्या है? स्केलेटन जो है ये एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि सख्त साख्तों से मिलकर बना है, सख्त जुड़ी हुई आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, ऐसी साख्तों से मिलकर बना है, और जो कि फिज़िकल सपोर्ट देता है, फिज़िकल सपोर्ट देता है हमें, यानी हमारी नॉर्मल एक्टिविटीज़ में। उसके अलावा अटैचमेंट प्रोवाइड करता है स्केलेटल मसल्स की, जो हमारी मसल्स हैं जो हमें मूवमेंट में काम आती हैं। प्रोटेक्शन देता है हमारी एनिमल्स की इनर बॉडीज़ को। इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं स्केलेटन कितने टाइप्स के होते हैं। तो स्केलेटन जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। एक हैं एंडोस्केलेटन, टाइप्स उसकी दो हैं। एक है एंडोस्केलेटन और एक है एक्सोस्केलेटन। तो एंडोस्केलेटन वो होता है जिनका स्केलेटन जो है इनसाइड द बॉडी, जो बॉडी के बाहर स्केलेटन मौजूद होता है, ठीक है। तो इनका जो स्केलेटन है वो ज़्यादातर हम जो है वो जिस्म के अंदर होता है, इनके बाहर जो है वो मसल्स मौजूद होते हैं और अंदर स्केलेटन होता है। जैसे कि हमारा स्केलेटन ह्यूमंस हैं, और जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं ज़्यादातर वो सारे के सारे जो हैं इसकी एग्जांपल्स में आ जाते हैं कि जो वर्टिब्रेट्स का स्केलेटन है वो एंडोस्केलेटन होता है। वर्टिब्रेट्स वो जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, जिनकी वर्टिब्रल कॉलम होती है, जिनको सपोर्ट मिली हुई होती है। एक्सोस्केलेटन जो है उसकी बात कर लें तो एक्सोस्केलेटन वो वाले होते हैं जिनका स्केलेटन जो है वो आउटसाइड द बॉडी होता है, बॉडी के बाहर है। इनका जो स्केलेटन है वो ज़्यादातर हार्ड क्यूटिकल का होता है, वैक्स का होता है, सख्त बाहर उनको प्रोटेक्शन दे रहा होता है उनके इनर मस्कुलर बॉडी को, जिसकी एग्जांपल में इनवर्टिब्रेट्स आ जाते हैं। स्केलेटन में ये लाइव है, ठीक है, लिविंग स्ट्रक्चर है।
लिविंग स्ट्रक्चर क्यों है? क्योंकि एक तो ये सेल से मिलके बना है, ये सेल्स बनाता भी है, फॉर्म भी करता है, उनको फॉर्मेशन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो हमारे बोन्स बनाते हैं। इसके बाद इसके अंदर नर्व इम्पल्सेस भी गई होती हैं, ठीक है। नर्व इम्पल्सेस के साथ इसमें जो है वो ब्लड वेसल्स भी जाती हैं, इसलिए जो है ये एक लिविंग स्ट्रक्चर जो है वो। उसके बाद ये ग्रो भी करती हैं, फिर ये डिवाइड भी करती हैं, इनके अंदर रिपेयर होने की एबिलिटी भी है, यानी कि जैसे फ्रैक्चर हो जाता है, हड्डी टूट जाती है या कोई चोट वगैरह लग जाती है तो ये दोबारा रिपेयर भी हो सकती है। तो ये सारी तो कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग की हैं, तो इसलिए जो हमारा स्केलेटन है वो भी लिविंग में जो है वो शामिल होता है। आगे स्केलेटन के रोल की बात कर लेते हैं। तो जो स्केलेटन का रोल है हमने उसकी डेफिनेशन में भी इसके बारे में पढ़ा है। ये तीन चीज़ें देता है हमें। सबसे पहले ये हमें प्रोटेक्शन देता है, फिर ये हमें सपोर्ट देता है, और उसके बाद जो है थर्ड पे जो है ये हमें मूवमेंट भी देता है। अब नीचे से बात कर लेते हैं लास्ट स्टेप से। मूवमेंट से क्या मुराद है कि ये हमें हरकत देने में मदद करता है। तो जैसे हमने पढ़ा है कि हमारे जितने भी जो स्केलेटल मसल्स हैं वो सारे के सारे स्केलेटन के साथ ही अटैच होते हैं। हम अपनी मर्ज़ी से हरकत तो कर लेते हैं, लेकिन वो यही हमें हेल्प देता है उसमें। सपोर्ट कैसे देता है? हमारी वर्टिब्रल जो कॉलम है, रीढ़ की हड्डी, जिसने हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है, जो हमने पीछे ब्रेन के चैप्टर में डिटेल में पढ़ा था उसके बारे में, तो उसको इसने प्रोटेक्शन दी हुई है। और अगर उसमें हमारा थोड़ा सा भी मसला हो जाए तो हम सीधे खड़े भी नहीं हो सकते, तो वो हमें सपोर्ट देती है। उसके बाद प्रोटेक्शन की बात करें तो हमारे बहुत ज़्यादा जो इनर ऑर्गन्स हैं उन सब को इसने बहुत प्रोटेक्शन दिया हुआ है। जैसे एग्जांपल स्कल है हमारा, इसने हमारी ब्रेन को प्रोटेक्शन दी है। स्पाइनल कॉर्ड को हमारे वर्टिब्रल कॉलम ने प्रोटेक्शन दी हुई है। फिर हमारे बहुत ज़्यादा ऑर्गन्स है जिसमें हमारे दिल, गुर्दे, जिगर, ये जितने भी ऑर्गन्स हैं सारे के सारे ये पसलियों के अंदर आते हैं, रिब्स के अंदर आ जाते हैं। तो ये सारी है कि हमारी बॉडी बहुत सेंसिटिव है, तो अगर माइनर से भी इंजरी से इनको नुकसान पहुंच सकता है तो ये हमें उससे जो है वो प्रोटेक्शन देते हैं। इसके अलावा भी जो हमारी नॉर्मल वॉकिंग, जंपिंग, ये जितनी भी मूवमेंट्स हैं इन सब में इनको कोई नुकसान ना पहुंचे, इन सब से ये हमें बचाती है। तो इस तरह से ये स्केलेटन का रोल है, यानी कि 3 रोल हैं इसके। प्रोटेक्शन भी देता है इनर ऑर्गन्स को, सपोर्ट भी देता है, हम चलते फिरते हैं, खड़े हो सकते हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, और मूवमेंट भी देता है, यानी कि स्केलेटल मसल सारे इसी के साथ जो है वो अटैच होते हैं। आगे स्केलेटन में देख लें तो स्केलेटन में 2 चीज़ें हैं, एक बोन है और एक कार्टिलेज है। तो इसको अलग अलग देख लेते हैं। सबसे पहले कार्टिलेज क्या होता है? तो कार्टिलेज को जो है वो हम नरम हड्डी बोलते हैं, लेकिन ये हड्डी नहीं है, इसको ये बोन्स में काउंट नहीं होती। कार्टिलेज टाइप है एक कनेक्टिव टिश्यूज़ की, ये कनेक्टिव टिश्यू हैं। बॉडी में जितने भी आपकी ऐसी चीज़ें हैं जो काम करती हैं एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कनेक्ट करने का, जोड़ने का, वो सारे कनेक्टिव टिश्यूज़ ही कहलाते हैं, जिसमें हमारा ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यूज़ ही है क्योंकि इसने पूरी बॉडी को आपस में जोड़ के रखा हुआ है। और हमारी हड्डियाँ जो हैं ये भी कनेक्टिव टिश्यू से हैं, और कार्टिलेज भी जो है ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है। अब इसके स्ट्रक्चर की बात कर लें तो जैसे भी बात की कि ये थोड़ा क्या होता है, नरम होता है बाकियों की निस्बत। तो कार्टिलेज जो है ये डेंस है, यानी कि गाढ़ा है। डेफिनेशन इसकी क्लियर है, शफाफ है। कलर इसका जो है वो ब्लूइश वाइट होता है, ब्लू वाइट कलर है। फिम है, ये सख्त हैं और कनेक्ट हैं, लेकिन बोन से लेस, बोन ज़्यादा सख्त है, ये सख्त नहीं होती। उसके बाद जो सेल्स हैं कार्टिलेज के उनको हम बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट, एक सेल को, ठीक है। और ये कॉन्ड्रोसाइट्स किस तरह से होते हैं कि फॉर एग्जांपल ये एक कार्टिलेज का टुकड़ा है, तो इसके अंदर जो है ये इस तरह से बहुत ज़्यादा इसके मैट्रिक्स में मौजूद होते हैं। मैट्रिक्स यानी कि ये जो खाली जगह है ये मैट्रिक्स कहलाती है, और ये लिक्यूना है, स्पेस फ्लूइड भरा हुआ है इसके अंदर, और इसके अंदर जो है वो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं। ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर प्रोटीन होती है जिसको बोलते हैं कोलेजन फाइबर किसको कहते हैं? रेशो को कहते हैं, नहीं लंबे लंबे से धागे नुमा जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको कहते हैं। तो कोलेजन एक प्रोटीन है, तो यानी कि इस मैट्रिक्स के अंदर सारी प्रोटीन भरी है जिसने इसको स्टिफ रखा हुआ है, सख्त रखा है, और उसके अंदर जो है वो कॉन्ड्रोसाइट लिक्यूना के अंदर जो है वो फ्लोट कर रहे होते हैं। अब इसके अंदर ब्लड वेसल एंटर नहीं होती, ठीक है, ये यानी ब्लड वेसल जो है वो बोन के अंदर एंटर होती थी।
डू नॉट कंटेन ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल को जो है वो इसके अंदर कंटेन नहीं होती। और 3 टाइप्स हैं कार्टिलेज की। पहली है हाइलाइन कार्टिलेज। हाइलाइन कार्टिलेज जो है ये स्ट्रॉन्ग है। अब स्ट्रॉन्ग कैसे है कि ये फ्लेक्सिबल है, यानी इतनी आसानी से इसको ब्रेक करना आसान नहीं है। ये लचकदार है, इसमें लचक आ जाती है जैसे इसको बेंड करें। और ये कहाँ पाई जाती है, तो ये जो लंबी हड्डियाँ हमारी लॉन्ग बोन्स हैं, ये उनकी एंडिंग में पाई जाती हैं। उनके साथ इसके अलावा हमारी जो नोज़, नाक की हड्डी जिसको बोलते हैं वो भी कार्टिलेज है। लेरिंग्स हमारा, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ से आवाज़ पैदा होती है। ट्रेकिया, सांस की नाली, और उसके बाद जो ट्रेकिया डिवाइड हो जाता है ब्रोंकाई में, वहाँ तक ये सारा जो ब्रोंकियल ट्यूब्स हैं उन सब में हाइलाइन कार्टिलेज जो है वो पाया जाता है। सेकेंड टाइप है इसकी इलास्टिक कार्टिलेज। नाम से जाहिर है इलास्टिक है ये। हाइलाइन की तरह इसमें भी कोलेजन फाइबर्स पाए जाते हैं, लेकिन इसके अंदर इलास्टिक जो फाइबर्स हैं वो थोड़े ज़्यादा पाए जाते हैं। और ये स्ट्रॉन्ग है इलास्टिसिटी की वजह से, क्योंकि ये ज़्यादा इलास्टिक है। इसके अंदर इलास्टिक फाइबर्स के साथ साथ कोलेजन फाइबर्स भी पाए जाते हैं, और ये एपिग्लोटिस में, पिना में पाया जाता है। एपिग्लोटिस किसको कहते हैं कि ये जो हमारे गले के अंदर जो ग्लोटिस को बंद और ओपन करने के लिए मूव कर रहा होता है, इसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। तो ये भी इलास्टिक कार्टिलेज से मिलकर बना है। और पिना हमारा यानी कान का ये जो बाहर वाला हिस्सा जिसको आप पकड़ सकते हैं, तो ये वाला जो हिस्सा जो स्किन से कवर हुआ था इसको पिना कहते हैं। तो ये पिना और जो एपिग्लोटिस है इलास्टिक कार्टिलेज से मिलकर बने। थर्ड एंड द लास्ट टाइप ऑफ द कार्टिलेज इज़ द फाइब्रस कार्टिलेज। तो जो फाइब्रस कार्टिलेज है ये किससे मिलकर बनी, ये टफ़ है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी इसमें कम है, तो ये सख्त है। इसके अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी कम क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो वो हैं कोलेजन फाइबर्स मौजूद हैं, लेकिन बड़ी काफ़ी निटेड फॉर्म है। निटेड फॉर्म मतलब काफ़ी जुड़े हुए हैं, ठीक है। अंदर इतनी ज़्यादा स्पेस जो है वो नहीं है, काफ़ी आपस में क्लोजली ये जुड़े हुए हैं। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो हमारी जो वर्टिब्रल डिस्क है, यानी जहाँ से हमारी वर्टिब्रल मोहरे निकल रहे होते हैं रीढ़ की हड्डी में, वहाँ ये जो है वो पाई जाती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। यहाँ तक हमने इसमें इंट्रोडक्शन देखा है स्पोर्ट एंड मूवमेंट का, कि स्पोर्ट का मतलब है एक सहारा देना, और उसके लिए हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, किस तरह से वो हमें सहारा देती है, हमें प्रोटेक्शन देती है, सपोर्ट देती है, और इसके अलावा जो है हमें मूवमेंट में जो है वो हेल्प करती है। और उसके बाद हमने एक टाइप देखी है कनेक्टिव टिश्यूज़ की, जो हमें स्पोर्ट में काम करती है। उसमें एक कार्टिलेज है, और कार्टिलेज जो है ये नरम होती है, सख्त नहीं होती हड्डी की तरह, और इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी नहीं होते। और उसकी 3 किस्म की टाइप्स हैं, जो तीनों अलग अलग जगह पे बॉडी पे जो है वो पाई जाती है। क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 का नेक्स्ट टॉपिक है बोन। और बोन्स के साथ जो है वो हम इसके कंपोनेंट्स जो हैं ह्यूमन स्केलेटन के, वो भी हम जो है इसमें डिस्कस करेंगे। बोन जो है ये हार्ड कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं बॉडी के। पीछे हमने कार्टिलेज पढ़े थे जो कि सॉफ्ट थे, और ये हार्ड हैं, लेकिन है कनेक्टिव टिश्यूज़ की ही जो है टाइप है, यानी कनेक्टिव टिश्यू से ही मिलके बने हुए हैं, बॉडी को कनेक्ट करते हैं आपस में। बोन सिर्फ हमें हरकत करने में ही सिर्फ मदद नहीं करते, यानी कि सिर्फ मूवमेंट में ही नहीं करते, बल्कि ये हमें सपोर्ट भी देते हैं। इसके साथ जो है ये हमें प्रोटेक्शन भी जो है वो बॉडी को देते हैं। तो यहाँ पे हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। इसके अलावा जो है इसका एक और काम है, वो क्या कि ये प्रोड्यूस करता है सेल्स को। वाइट और रेड ब्लड सेल्स जो है ये बनाता है, और मिनरल्स को भी स्टोर करता है, कैल्शियम, फॉस्फोरस वगैरह, ये भी जो है वो बोन्स के अंदर डिपॉजिट होते हैं, ये उनको भी जो है वो स्टोर करता है। तो बोन्स की स्ट्रक्चर की बात कर लें तो बोन जो है वो बिल्कुल नारियल की तरह है, इनके बाहर से सख्त और अंदर से नरम। तो इसके 2 हिस्से हैं। उस तरह से अगर देखें तो आउटर पार्ट जो होता है इसका हार्ड है, आउटर पार्ट, ठीक है, जिसको हम कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं। और इनर जो हिस्सा है इसका, इनर पार्ट,
वो सॉफ्ट होता है और पोरस है, उसको हम बोलते हैं स्पंजी बोन, यानी स्पंज की तरह नरम है। और उस स्पंजी बोन के अंदर ही जो है ब्लड वेसल्स भी हैं और बोन मैरो भी जो है वो मौजूद है, यानी इस वाले हिस्से में ही इसके बोन मैरो भी हैं। बोन मैरो भी है और इसके साथ जो है मिनरल्स भी इधर ही स्टोर होते हैं, सॉरी ब्लड वेसल्स भी जो है वो इधर ही मौजूद होती हैं। कार्टिलेज की तरह बिल्कुल बोन्स के मैट्रिक्स में भी कोलेजन ही पाया जाता है, यानी जहाँ इसके भी सेल्स लोकेट करते हैं वहाँ पे भी इसके अंदर भी कोलेजन ही है। कोलेजन के बारे में बात कर चुके थे कि ये एक प्रोटीन है जो कि ज़्यादा कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर पाई जाती है कोलेजन। लेकिन इसके अंदर कोलेजन के साथ साथ जो है कुछ मिनरल्स भी पाए जाते हैं, यानी कि कैल्शियम है, कोलेजन के साथ इसके अंदर मिनरल्स भी हैं, कैल्शियम पाई जाती है और कैल्शियम के साथ जो है फॉस्फोरस भी इसके अंदर पाई जाती है। इसको हार्ड, इसलिए तो इसको हार्ड बनाया जाता है, यानी हार्ड हो जाती हैं। इसके अलावा कार्टिलेज जो है वो एक तरह के सेल से ही मिलकर बना था, लेकिन बल्कि बोन्स के अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप्स के सेल्स भी पाए जाते हैं। और जो जिन सेल्स ने इसका बोन मैरो बनाया उन सेल्स को हम बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स। तो ऑस्टियोसाइट्स कौन से हैं? जिन्होंने इसका क्या बनाया होता है? बोन मैरो। तो बोन मैरो के सेल्स को हम ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। इसके बाद जो है बोन के हम देख लेते हैं इसका कंपोनेंट, कितने कंपोनेंट्स हैं इसके। तो जो कंपोनेंट्स हैं ह्यूमन स्केलेटन के, ह्यूमंस के अंदर जब बेबी बॉर्न होता है, यानी बच्चा छोटा होता है, उस टाइम पे वो पैदाइश के वक्त अपने साथ 300 हड्डियों को लेके आता है। फिर जैसे जैसे वो ग्रो करता है तो उसकी वो जो छोटी छोटी हड्डियाँ हैं वो मिलके क्या कर देती हैं, बड़ी हड्डियाँ बना देती हैं और हड्डियाँ फिर हमारी रह जाती हैं 206। ठीक, अब ये जो 206 हड्डियाँ हैं ये दो हिस्सों में बॉडी के अंदर पाई जाती हैं। एक है एक्सियल स्केलेटन बोलते हैं इसको, जो कि एक्सिस में मौजूद है, और दूसरा पेंडिकुलर स्केलेटन बोलते हैं। तो ये आप इसको देखिएगा, ये डायग्राम को, तो इसमें ये जो रेड वाला हिस्सा है ये सारा एक्सियल स्केलेटन कहलाता है। ठीक है, क्योंकि ये दरमियान में एक्सिस में मौजूद है, जिसमें ये स्कल है और ये वाला जो सारा दरमियान में पसलियाँ आ जाती हैं, स्टर्नम चेस्ट की बोन आ जाती है और वर्टिब्रल कॉलम आ जाती है। उसके बाद ये हमारे जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है ये एक्सियल स्केलेटन के साथ अटैच है, यानी इसमें ये हमारे शोल्डर, बाजू और ये हमारी टांगे और हिप के और पाँव के ये जो सारी हड्डियाँ ये इसमें जो है वो शामिल होती हैं। अब इसकी वो देख लेते हैं कि ये 206 बनती कैसे हैं। ये जो अपेंडिकुलर वाला पोर्शन है, ये वाला दरमियान वाला जो सॉरी एक्सियल पोर्शन है, इसके अंदर हड्डियाँ होती हैं टोटल 80 हड्डियाँ। ये 80 हड्डियाँ कैसे होती हैं कि इसके अंदर देखें, सबसे पहले जो स्कल की हड्डियाँ हैं दो हिस्सों में है ना ये मौजूद 80 हड्डियाँ जो है, हेड और ट्रंक वाला जो जितना भी पोर्शन है, यानी ये सर और ये जो चेस्ट वाला सारा हिस्सा यहाँ पे डिवाइड हुई हैं और इसके 5 हिस्से हैं। सबसे पहले स्कल के अंदर जो है वो 22 हड्डियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पे ये कितनी है 22 ये पाई जाती हैं। अब ये 22 किस तरह से होती हैं कि इसके अंदर ना ये छोटी छोटी सारी हड्डियाँ हैं और ये छोटी छोटी हड्डियों ने जोड़ बनाए होते हैं, लेकिन ये जोड़ हरकत नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए ये सारी की सारी 22 है। उसमें से जो हड्डियां हैं 22 में से 8 जो हैं वो क्रेनियल हैं, यानी क्रेनियल से क्या मुराद है कि जिसने आपके सर वाले हिस्से को, ब्रेन को जो है वो हिफाजत दी हुई है। 8 क्रेनियल हैं और उसके बाद जो 14 हैं वो चेहरे की हड्डियाँ हैं, फेशियल बोन्स। तो ये 14 और 8 कितने हो गए 22। उसके बाद आगे चलें तो हमने पढ़ा था कि 3 हड्डियां जो हैं दोनों कानों में भी मौजूद होती हैं, 3 इस कान में और 3 इस कान में। तो ये भी टोटल हो गई 6 हड्डियां।
6 हड्डियाँ ये हो गई। उसके बाद आगे जो है एक हाइनर बोन होती है नेक में, गर्दन पे जो है यहाँ पे एक बोन होती है, ये हाइनर बोन, एक हड्डी ये हो गई। हाइनर बोन के बाद वर्टिब्रल कॉलम आ जाती है। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो वर्टिब्राज हैं वो 26 पाए जाते हैं। ये जो पीछे आपको छोटी छोटी दिख रही हैं, ये वाले जो मोहरे पीछे दिख रहे हैं पीछे वाली जानिब पे, तो ये वर्टिब्रल कॉलम में कितनी आ जाती है? 26। और इन 26 हड्डियों के बाद हमारी जो एक चेस्ट की बोन आ जाती है मिड में, और जिसको स्टर्नम कहते हैं। और स्टर्नम के बाद ये जो पसलियाँ हैं ये 12 जोड़े होते हैं इसके, यानी कि टोटल ये 24 हड्डियाँ होती हैं। तो इन सब को आप काउंट करें तो ये 80 बन जाती हैं, ठीक है, 80 हड्डियाँ एक्सियल स्केलेटन की। उसके बाद अपेंडिकुलर स्केलेटन आ जाता है। अपेंडिकुलर स्केलेटन में यानी कि जो हाथों की और पाँव की हड्डियाँ हैं उनको, ये टोटल है 126 हड्डियाँ। 126 कौन सी हैं? ये सारी अपेंडिकुलर। तो उसमें ये कैसे बनती हैं? 126 पेक्टोरल गिर्डर यानी कि जो शोल्डर है उसको बोलते हैं। उसके अंदर शोल्डर में 4 हड्डियाँ आती हैं, यहाँ दोनों की, यानी दो, ठीक है, 2 इस तरफ और 2 उस तरफ, 4 हड्डियाँ। ये आर्म्स की बाजुओं के अंदर 6 हड्डियाँ हैं। एक ये ऊपर लंबी होती है, फिर नीचे आके नीचे वाला आधा बाजू यानी कि जॉइंट के बाद हाथ से पहले आधे हिस्से में ये 2 हड्डियाँ हो जाती हैं। उनका नाम तो खैर आपके सिलेबस में नहीं है, तो रेडियस और अल्ना बोलते हैं उनको। तो ये एक सीधी हड्डी ऊपर वाले बाजू की, फिर नीचे वाले बाजू में ये 2 हो जाती हैं, 3 यहाँ पे 3 उस बाजू में, 6 हड्डियाँ ये वाली पाई जाती हैं। और उसके बाद जो है दोनों हाथों की मिला के 54 छोटी छोटी जो है वो हमारे अंदर पाई जाती हैं। ये वो जॉइंट्स होते हैं जो पाम में भी हैं लेकिन मूव नहीं कर सकते। उसके बाद जो है आगे आ जाती हैं उसकी पेल्विक गिर्डल की यानी हिप की। तो वहाँ पे 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं, यानी एक इस तरफ एक इस तरफ, ये बड़ी है हड्डी है, ठीक है। हाथों के ये वाले जो हैं ये वाले डिजिट्स जो हैं ये 1 2 3, ठीक है, 14 तो यहाँ पे ही मौजूद होती हैं सामने, 14 उंगलियों की दोनों हाथों की मिला के 28 पे बाकी आ जाती हैं आगे, रिस्ट से रिस्ट तक जो है हमारा हाथ काउंट होता है। अच्छा, उसके बाद जो है आर्म की बात कर रहे थे हम कि 6 हड्डियां हैं, हाथों में 54 हैं। फिर हम पेल्विक गिर्डल पे आए थे, पेल्विक गिर्डल में 2 हड्डियां पाई जाती हैं, और इधर भी जो है 6 हड्डियां पाई जाती हैं टांगों वाली साइड पे। यहाँ पे भी सेम वही है, ये ऊपर एक लंबी हड्डी और ये नीचे ये जो 2 हड्डियाँ यहाँ पे, ये एक ये छोटी हड्डी और एक ये मोटी वाली हड्डी। तो ये नीचे वाली टांगों पे ये 2 हड्डियाँ और ऊपर एक हड्डी, तो 3 ये वाली 3 ये वाली, ये भी 6 हो गई। और इसी तरह से पाँव में भी यहाँ पे भी 54 पाई जाती है। तो इनको भी आप काउंट कर लें सबको, तो ये 126 बन जाएंगे। तो इस तरह से जो है हमारी 206 हड्डियाँ जो हैं वो बॉडी के अंदर पूरी होती हैं। इसके बाद हमारी जो सबसे बड़ी हड्डी है पूरी बॉडी में वो थाई की है, हिप की। और उसके बाद जो हमारी सबसे छोटी है वो हमने पढ़ी थी कि कान की हड्डी है, जिसको हम स्टिपस भी कहते हैं। तो नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हैं वो हम नेक्स्ट में देखेंगे। क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। हमने जॉइंट्स की जो है वो टाइप्स पढ़नी है। तो उसकी टाइप्स पढ़ने से पहले देखिए जॉइंट किसको कहते हैं। जॉइंट वो जगह है जहाँ पे 2 हड्डियाँ कनेक्ट होती हैं, 2 बोन्स कनेक्ट, द पॉइंट वेयर 2 बोन्स कनेक्ट होती हैं एक दूसरे से। तो उस पॉइंट को, उस जगह को, उस लोकेशन को हम क्या बोलते हैं? जॉइंट बोलते हैं। तो ये जॉइंट ही है जो हमें हरकत करने में मदद देते हैं, मूवमेंट करवाते हैं, ये हड्डियों की मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। तो इसकी सपोर्ट की बेस के ऊपर कितनी टाइप्स की हम मूवमेंट्स कर सकते हैं हमने डिवाइड किया है जॉइंट्स को मुख्तलिफ टाइप्स पे। तो सबसे पहले वाले जो जॉइंट्स हैं वो कहलाते हैं इमूवेबल, यानी कि जो हरकत नहीं कर सकते। इमूवेबल जॉइंट्स वो वाले जॉइंट्स हैं जो पाए तो जाते हैं हड्डियों के दरमियान में, लेकिन ये हरकत नहीं करवाते, बहुत टाइटली एक दूसरे के साथ फर्मली जॉइंट होते हैं। ये कौन कौन से हैं, यानी पहले लिख लेते हैं कि ये नो मूवमेंट, यानी कि ये मूवमेंट शो ही नहीं करवाते। और इसकी एग्जांपल है स्कल,
अभी हमने पीछे पढ़ा कि स्कल के अंदर जो है वो टोटल 22 हड्डियां हैं मौजूद हैं, जिसके अंदर से क्रेनियल और फेशियल अलग अलग हैं, लेकिन वो हरकत नहीं करती, स्कल की नहीं करती। फेशियल बोन्स जो हैं वो फिर वहाँ पे कुछ जॉइंट्स हैं ऐसे जो कि हरकत कर सकते हैं। उसके बाद आगे जो है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स हैं। स्लाइटली मूवेबल कौन से हैं, नाम से ज़ाहिर है, जो कि स्लाइटली मूव कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत जो है वो हरकत के कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से जॉइंट्स हैं, इसमें आ जाते हैं आपके वर्टिब्रा के जॉइंट्स, जो मोहरे हैं आपके, थोड़ा बहुत हरकत करते हैं और फिर आपको जो है वो मूवमेंट करने में हेल्प देते हैं। उसके बाद थर्ड है मूवेबल जॉइंट्स। ये भी आपको नाम से ज़ाहिर है, मूवेबल यानी कि मूव जो कर सकते हैं, जो हरकत करने वाले जॉइंट्स हैं। अब मूवेबल जॉइंट्स जो हैं इसमें बहुत ज़्यादा जॉइंट्स आ जाते हैं, आपकी शोल्डर के जॉइंट्स, आपके हिप के जॉइंट्स, नी के जॉइंट्स, ये सारे के सारे इसमें, एल्बो के जॉइंट्स इसमें शामिल हैं। तो अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ मूवमेंट फिर आगे से आ जाती हैं। उस बेस पे हमने इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट कौन से होते हैं, जो कि सिर्फ दो डायरेक्शंस में हेल्प जो मूव कर सकते हैं, ओनली टू डायरेक्शन, आगे पीछे, दरवाजे के कब्जे की तरह। जैसे आपका एल्बो है, कोहनी है आपकी, तो वो सिर्फ ऊपर या नीचे हो सकती है, आगे पीछे हो सकती है, आप उसको दाएं बाएं जो है वो घुमा नहीं सकते। तो ये, और नी के जो जॉइंट है वो भी जो है वो हिंज जॉइंट कहलाते हैं। दूसरे हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कौन से हैं, जो कि चारों तरफ मूव कर सकते हैं, ऑल डायरेक्शन। जैसे आपकी शोल्डर है, आप उसको चारों तरफ घुमा सकते हैं, गोल घुमा सकते हैं आप इसको, और आपके हिप जॉइंट है, इसको भी आप जो है वो चारों तरफ, आगे पीछे ऊपर नीचे, आप इसको चारों तरफ जो है वो घुमा सकते हैं। तो उनको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। और कुछ इसका नाम जो है वो इसके स्ट्रक्चर की वजह से भी है कि इसका स्ट्रक्चर देखें ना, तो एक तरफ इस तरह की हड्डी होती है गोल सी, और दूसरी तरफ ये इस सॉकेट के अंदर बंद होती है, और यहाँ पे ये आसानी से जो है वो मूव करके चारों तरफ मूव कर सकता है। तो इस वजह से इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी जो है वो कहते हैं। तो ये थी हमारी टाइप्स ऑफ जॉइंट्स कि कितनी किस्म की हमारी जो है वो जॉइंट्स हैं। तो इसके बाद हम अगला टॉपिक भी देख लेते हैं, इसके साथ ही रोल ऑफ टेंडन एंड लिगामेंट्स। टेंडन्स एंड लिगामेंट्स का जो है वो रोल वो डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम टेंडन्स एंड लिगामेंट्स देख लें, ये होते क्या हैं। रोल ऑफ टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, तो ये ना बैंड्स होते हैं, ठीक है, ये बैंड्स हैं और कनेक्टिव टिश्यूज़ के बैंड्स हैं, यानी कोलेजन के मिलके बने हुए हैं, कोलेजन के बैंड्स हैं। ये स्पोर्ट में मदद करते हैं। तो स्पोर्ट में कैसे मदद करते हैं कि जो टेंडन्स हैं ये ऐसे बैंड्स होते हैं जो कि अटैच करवाते हैं बोन को मसल के साथ, यानी जितने भी हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं जो उसके साथ जुड़े हुए होते हैं हमारे हड्डियों के साथ, तो वो टेंडन्स के ज़रिए जुड़े होते हैं। टेंडन्स ऐसे कार्ड्स हैं जो उनको आपस में जोड़ते हैं और फिर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाते हैं। और जब इसके ऊपर इसको कॉन्ट्रैक्ट करता है टेंडन, तो पुलिंग फोर्स आती है, खिंचाव पैदा होता है, और उस खिंचाव की वजह से हमारी जो वो स्केलेटल मसल है वो मूव कर पाता है, वो पुल होता है। और लिगामेंट जो हैं ये भी बैंड्स हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ के, और ये क्या काम करते हैं, ये बोन को बोन से जोड़ते हैं, यानी जहाँ पे हमारे जॉइंट्स हैं मौजूद वहाँ पे ये मौजूद होते हैं और ये एक हड्डी को दूसरी हड्डी में से जो जोड़ते हैं। इसका मतलब हुआ कि टेंडन वहाँ मौजूद है जहाँ पे स्केलेटल मसल जो है वो स्केलेटन के साथ अटैच होता है, और लिगामेंट वहाँ मौजूद है जहाँ हमारे जॉइंट्स हैं, तो जॉइंट्स के दरमियान में जो है वो ये मौजूद है और दोनों को आपस में जोड़ता है। और लिगामेंट का ये काम बहुत एक और ज़रूरी है कि ये डिसलोकेशन नहीं करवाता, उसका ध्यान रखता है कि कहीं हड्डी खुद भी ना कर ली, यानी अपनी जगह से ना खिसक जाए, उसको वहाँ पर फर्मली अटैच करके रखता है। तो इसके साथ जो है इसकी मूवमेंट्स आ जाती हैं, तो मूवमेंट जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेते हैं।
चैप्टर नंबर 3 10th बायोलॉजी का, सॉरी चैप्टर नंबर 4 10th बायोलॉजी का, उसका हमने नेक्स्ट टॉपिक देखना था मसल्स एंड मूवमेंट। और मसल एंड मूवमेंट हमने ये देखना है कि मसल्स जो हैं वो हरकत कैसे करते हैं, किस तरह से इनके अंदर ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है ये होती है। तो हमें ये बात पता है कि बोन्स जो हैं, जब बोन्स जॉइंट्स के साथ अटैच होती हैं जहाँ पे, तो वहाँ से ही हमारी मूवमेंट स्टार्ट होती है। लेकिन ये जो मूवमेंट है बोन्स की, ये किस वजह से होती है? ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से होती है मसल्स की, स्केलेटल मसल्स की। तो इसका मतलब हुआ कि स्केलेटल मसल्स का इसके अंदर रोल जो है वो बहुत ज़्यादा है, उसमें टेंडेंस का रोल भी आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट, वही हमने इधर डिस्कस करना है कि किस तरह से ये अपना रोल प्ले करते हैं। तो स्केलेटल मसल्स का जो एक एंड होता है, वन एंड, वो हमेशा उसका ऐसी हड्डी के साथ अटैच होता है जो मूव नहीं कर सकती, इमूवेबल होती है, ठीक है। उस पॉइंट को जो है हम बोलते हैं ओरिजिन। जैसे इन द केस ऑफ अगर हम शोल्डर की बात करें तो शोल्डर का जो जॉइंट है वो इमूवेबल है, वो हरकत नहीं करता। तो एक हिस्सा, एक सिरा जो स्केलेटल मसल का वो वहाँ अटैच होता है, उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। और जो दूसरा एंड होता है, अदर एंड, वो मूवेबल बोन के साथ जुड़ा हुआ होता है और उसको हम बोलते हैं इंजर्शन। ठीक है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं इंजर्शन और वो वहाँ पे अटैच होता है। जब मसल को नर्व इम्पल्स मिलती है, यानी उसको ब्रेन की तरफ से मैसेज मिलता है, नर्व इम्पल्स एंड होती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है तो छोटा हो जाता है और थिक मोटा हो जाता है। उसकी इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, इंजर्शन वाले पॉइंट से जो मसल है उसको खिंचाव पैदा होता है और जो है वो मूवमेंट हमारी जो है वो रिजल्ट में पैदा हो जाती है, यानी हरकत करने लग जाता है स्केलेटल मसल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिन वाले पॉइंट से वो नहीं मूव करता, वो इंजर्शन के पॉइंट से मूव करता है। ओरिजिन वाले पॉइंट से कॉन्ट्रैक्शन आती है, नर्व इम्पल्स आती है और फिर वहाँ से कॉन्ट्रैक्शन होती है और इंजर्शन से जो है वो पुल होके खिंचाव पैदा होता है, वो खिंच जाता है। तो स्केलेटल मसल जो हैं वो काम करते हैं एंटागोनिस्टिकली, ठीक है, एंटागोनिस्टिक काम करते हैं ये। और एंटागोनिस्ट का क्या मतलब है कि पेयर में काम करते हैं और इस पेयर में जब ऑपोजिट जॉब करते हैं दोनों के दोनों मसल्स, जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दूसरा रिलैक्स कर जाता है इसमें, और जब एक रिलैक्स करता है तो पहला जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। तो इस तरह की जो होती है मूवमेंट, उसको हम बोलते हैं एंटागोनिस्टिक मूवमेंट। अब इस एंटागोनिस्टिक मूवमेंट में क्या होता है, दो तरह की मूवमेंट सामने आती हैं। यानी जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, थिक होता है, मोटा हो जाता है उस हिस्से से, तो वहाँ पे जो मूवमेंट पैदा होती है उसको बोलते हैं फ्लेक्शन और उस मसल को हम बोलते हैं फ्लेक्सर। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम अपने कोहनी को बेंड करते हैं तो हमारे जो अपर मसल्स हैं अपर आर्म के, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपर आर्म के, तो उस वो वाला हिस्सा जो उस टाइम पे वो फ्लेक्शन कहलाएगा और उन मसल्स को हम फ्लेक्सर कहेंगे। और इस तरह से दूसरा है रिलैक्स करता है, तो जब आप कोहनी को वापस नीचे कर देंगे, बेंड डाउन कर देंगे, तो वहाँ पे वो मसल्स वापस रिलैक्स हो जाएंगे, तो तब ये कहलाएगा एक्सटेंशन और उन मसल्स को क्या बोलते हैं, एक्सटेंसर। तो एंटागोनिस्टिक मूवमेंट में क्या होता है कि जब एक फ्लेक्सर होता है तो दूसरा एक्सटेंसर बन जाता है, और जब पहला एक्सटेंसर बनता है तो दूसरा फ्लेक्सर बन जाता है। तो इस मूवमेंट को हम एंटागोनिस्टिक मूवमेंट कहते हैं। इसकी एक मिसाल देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की एग्जांपल आती है। तो हमारी आर्म के जो अपर मसल्स हैं उनको हम बोलते हैं बाइसेप्स। या आप इस बुक में जो एग्जांपल है आपके ऊपर चेक करिएगा, ये ऊपर वाले जो मसल्स हैं इनको हम बोलते हैं बाइसेप्स, और ये जो नीचे वाले मसल्स हैं इनको हम बोलते हैं ट्राइसेप। तो जब आप अपनी कोहनी को बेंड करते हैं, तो जब आप बेंड करते हैं तो ये ऊपर वाले जो मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, ठीक है, और ये जो नीचे वाले मसल्स हैं उस टाइम पे ये रिलैक्स कर जाते हैं। तो ये क्या होता है कि यहाँ पे ये ओरिजिन पॉइंट मौजूद है, यहाँ पे इसका ये इंसर्शन पॉइंट मौजूद है। यहाँ से जब पुल किया जाता है मसल को तो ये मसल को खींच लगती है, यहाँ पे खिंचाव पैदा होता है और उसकी वजह से यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है और नीचे वाला रिलैक्स कर जाता है।
जब आप कोहनी को नीचे बेंड डाउन करते हैं, जैसे कि इसने किया है, ये एक्सटेंशन की है इसने, अब यहाँ पे ऊपर वाला हिस्सा ये रिलैक्स कर गया और नीचे जो है वो एक उभार पैदा हो जाते हैं, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं और ये रिलैक्स कर जाते हैं। तो ये जो हमारी बाइसेप और ट्राइसेप के जो मसल्स हैं ये इसी तरह से काम करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कि ये एक दूसरे के एंटागोनिस्टिकली काम कर रहे हैं, और ये मिसाल जो है वो मूवमेंट की है, जो मसल्स किस तरह से जो है वो मूव करते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक डिसऑर्डर्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम की बीमारियों के बारे में। तो डिसऑर्डर्स स्केलेटल सिस्टम के 2 डिस्कस किए हैं आपके सिलेबस में। पहला है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये इस बीमारी में क्या होता है कि ये डिज़ीज़ ज़्यादातर लगती है एडल्ट्स में या ओल्ड पीपल्स में, लेट एज में जाके, और ज़्यादातर मोस्ट कॉमन है ये ओल्ड वीमेन में। तो इसमें क्या होता है कि जो डेंसिटी है वो डिक्रीज़ कर जाती है, हड्डियाँ जो है हल्की और खोखली हो जाती हैं, और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं कैल्शियम और फॉस्फोरस के, वो वहाँ नहीं रहते और वो ज़्यादा से वो ब्लड में या तो हल हो जाते हैं या फिर ब्लड उसको जो है वो वापस अब्जॉर्ब नहीं कर पाता, उसको हड्डियों में नहीं पहुँचा पाता, जिसकी वजह से ये जो है वो क्या हो जाती हैं, खोखली हो जाती हैं, हल्की हो जाती हैं। अब इसके मुख्तलिफ वजूहात हैं, कॉजेज़ क्या बनते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के? कॉजेज़ ये बनते हैं या तो माल न्यूट्रिशन कहते हैं न्यूट्रिशन की कमी होना, यानी कि आज जो डाइट दी जा रही है या ले रहे हैं आप, उसके अंदर कैल्शियम नहीं है, उसके अंदर प्रोटीन्स नहीं हैं या उसके अंदर विटामिन नहीं है, तो ये बीमारी हो सकती है। इसके अलावा फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे, ठीक है, काम कोई नहीं कर रहे या फिर वॉक नहीं कर रहे, तो उसमें ये होता है। इसलिए तो ओल्ड एज में कहा जाता है कि और कुछ नहीं तो कम से कम सुबह सुबह उठ के जो है वो वॉक ज़रूर उनको करनी चाहिए, उनकी सेहत इससे अच्छी रहेगी। और दूसरी बात होती है डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी से। अभी हमने पढ़ा कि ये वुमेन्स में जो है वो वुमेन में ज़्यादा होती हैं, ओल्ड वुमेन में पाई जाती हैं, तो उनके अंदर ये हार्मोन एस्ट्रोजन पाया जाता है, और इस एस्ट्रोजन हार्मोन का काम होता है कि ये मिनरल्स को जो है वो ब्लड से डिपॉजिट करवाता है मिनरल्स को टू बोन, मिनरल्स को ये डिपॉजिट करवाता है। तो ये वाला जो हार्मोन है ये लेट एज में जाके जब रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टॉप हो जाता है तो ये हार्मोन भी निकलना, सिक्रेट होना बंद हो जाता है, तो फिर उस टाइम पे उनको ये जो डिज़ीज़ है वो लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस के बाद जो नेक्स्ट है हमारी वो है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस का क्या मतलब है? इसका मतलब है सोजिश हो जाना, इन्फ्लेमेशन हो जाना जॉइंट्स के अंदर। आर्थराइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन किसको कहते हैं? सोजिश को, जॉइंट्स में, जोड़ के दरमियान। ये भी बहुत कॉमन है ओल्ड एज में, ख़ास तौर पर ये भी जोड़ों में जो दर्दें हैं वो अक्सर ये भी औरतों को रहती हैं। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मतलब पता कैसे चलता है कि दर्द होती है, ठीक है, यानी सिम्टम्स कह सकते हैं आप इनको। तो इसके सिम्टम ये है कि दर्द होती है, स्टिफ़ हो जाते हैं जॉइंट, यानी आप हरकत नहीं कर पाते, उनको स्टिफनेस हो जाते हैं। ख़ास तौर पर वो वाले जॉइंट जहाँ से आप वज़न उठाते हैं, यानी ज़्यादातर जो होता है वो घुटनों के जॉइंट्स में ये दर्दें शुरू होती हैं, वहाँ पे सोजिश भी हो जाती है। हिप के जॉइंट में होती है, ठीक है, कलाइयों में होती है, एंकल के जॉइंट्स में ये दर्दें शुरू हो जाती हैं। और जो ट्रीटमेंट है आर्थराइटिस का, उसके अंदर पेन किलर्स दिए जाते हैं या फिर ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जिससे सोजिश कम की जा सके, जिनको एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन कहा जाता है। आर्थराइटिस की मुख्तलिफ इकसाम है, जैसे हमने भी बात की कि बहुत ज़्यादा जॉइंट्स में होता है और इसकी वजूहात भी मुख्तलिफ हैं। हम सिर्फ हर उस बीमारी को जिसके अंदर जोड़ों में दर्द हो या सोजिश हो जाए तो उसको हम आर्थराइटिस की कैटेगरी में रख देते हैं। तो 3 किस्म की कैटेगरीज हैं इसकी। एक है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि इसके अंदर जो कार्टिलेज होती है जॉइंट्स के एंड पे मौजूद, वो कम हो जाती है,
ठीक है, यानी लेक ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज जो है या फिर कह लेंगे वो डिजनरेट कर जाता है, वहाँ से ख़त्म होना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से दोनों जॉइंट्स आपस में फ्यूज़ होने लग जाते हैं, मिलने लग जाते हैं और उनमें जो लुब्रिकेशन है, जो नमी थी जो उनको हरकत करने में मदद कर रही थी, वो नहीं रहती। तो उस फ्यूजन की वजह से, उनकी आपस में रगड़ खाने की वजह से वहाँ पे सोजिश भी हो जाती है और वो मुकम्मल तौर पर इमूवेबल भी हो जाते हैं, यानी फिर वो हरकत नहीं कर पाते। ऐसे ये ज़्यादातर होता है हिप के जॉइंट में, तो फिर वो मतलब थोड़ा सा चलने में मसला आता है, ठीक है, तो यहाँ पर चला ही नहीं जाता। उसके बाद दूसरी है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो जॉइंट्स की मेम्ब्रेन्स हैं, झिल्लियाँ हैं जॉइंट्स की, वहाँ पे सोजिश होती है और इसके यही है थकावट बहुत ज़्यादा रहती है, बुखार रहता है, ठीक है, समझ में नहीं आती वजह क्या है, लेकिन हर टाइम हल्का हल्का बुखार या फिर थोड़ा सा भी काम करने के बाद थकावट का बुखार हो जाता है, दर्दें रहती हैं और जॉइंट्स इधर भी स्टिफ हो जाते हैं, ठीक है, उठा बैठा नहीं जाता, चलने में मसला आता है। उसके बाद थर्ड है गाउट। तो गाउट में क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसमें जो यूरिक एसिड है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है बॉडी के अंदर, यूरिक एसिड के भरने की वजह से। और इसमें क्या होता है कि ये ज़्यादातर अटैक करता है उंगलियों पे, पाँव की उंगलियां ज़्यादा जो इफ़ेक्ट करती हैं और या हाथों की उंगलियां जो है वहाँ पे ये दर्द करता है, लेकिन ज़्यादातर ये पाँव की उंगलियों के ऊपर ज़्यादा असर करता है, वहाँ पे चुभन पड़ती है और दर्दें रहती हैं, वो स्टिफ़ हो जाते हैं और फिर हमें जो यूरिक एसिड का टेस्ट करवाया जाता है उससे पता चलता है कि जो उनके जॉइंट्स हैं वहाँ पे दरमियान में यूरिक एसिड जो है वो भर गया। तो ये यहाँ पे जो है वो हमारे चैप्टर ये आज का ख़त्म हो जाता है। इस चैप्टर के अंदर हमने क्या देखा था, हमने इस चैप्टर के अंदर जो है वो स्पोर्ट एंड मूवमेंट के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन सी चीज़ें हैं हमारी बॉडी के अंदर जो कि हमें स्पोर्ट में और मूवमेंट में हेल्प देती हैं। ख़ास तौर पर हमने यहाँ पे मेन जो है वो ह्यूमन के स्केलेटन को डिस्कस किया था। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।